गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 द ग्रेट मुगल्स, इस चैप्टर को आज हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन और मनसाबदरी सिस्टम, ये सब टॉपिक हमको पढ़ना है, ये सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल्स वर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। मुगल्स जो थे वो सेंट्रल एशिया के हैबिटेंट्स थे। अट्रैक्टेड बाय द रिचनेस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो जिससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब रिच धन पे वो लोग को, धन संपत्ति वगैरह जो हम लोग का था, उस चीज़ पे वो लोग का अट्रैक्शन हुआ। दे डिड नॉट लिमिट देमसेल्फ टू ट्रेड बट इन टू कैप्चर एंड रूल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वो लोग व्यापार के माध्यम से नहीं, वो लोग भारत को कैप्चर करने के माध्यम से आए थे। द मुगल एम्पायर इज सेड टू बी द पीरियड फ्रॉम 16th सेंचुरी टू द मिड 18th सेंचुरी। ये आपका 16th सेंचुरी से मिड 18th सेंचुरी का पीरियड को मुगल पीरियड कहा जाता है, मुगल एम्पायर का पीरियड को। द एडवेंट ऑफ मुगल एम्पायर इज कंसिडर्ड फ्रॉम द टाइम बाबर इन्वेटेड दिल्ली आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। मुगल एम्पायर का इंडिया में, मुगल एम्पायर का शुरुआत बाबर से किया जाता है, जब बाबर ने पानीपत के बैटल को जीता और दिल्ली में अपना अधिकार जमाया। तो सबसे पहले हम बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर का शासनकाल, बाबर 1526 से 1530 तक शासन किए थे। द फर्स्ट मुगल एम्पायर वाज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का पहला जो एम्पायर था वो बाबर था। ही रूल्ड फरगाना इन सेंट्रल एशिया एट अ टाइम व्हेन द लोधी किंग्स वर रूलिंग ओवर द दिल्ली सल्तनत। वो फरगाना में राज करता था, लेकिन उस समय दिल्ली का सल्तनत लोधी किंग लोग था। बाबर वॉज अट्रैक्टेड बाय द इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया। इंडिया का वेल्थ के ऊपर उसका हमेशा नज़र था। फ्रॉम 1519 सी ऑनवर्ड्स ही लेड रिपीटेड इन्वेंशन अगेंस्ट इंडियन किंगडम। तो 1519 से ही वो मतलब बार बार भारत पे आक्रमण कर रहा था। इन 1524 सी दौलत खान लोधी, द गवर्नर ऑफ पंजाब, इन्वाइटेड बाबर टू हेल्प हिम ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी, द अनपॉपुलर सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो 1524 में दौलत खान लोधी, जो पंजाब का गवर्नर था, वो बाबर को इनवाइट किया और दोनों मिलके इब्राहिम लोधी को दिल्ली का सुल्तान से हटाना चाहता था। बाबर साइज दिस अपॉर्चुनिटी एज इट पेव्ड द वे फॉर हिम टू कनकर इंडिया। तो बाबर को जब ये चांस मिला, वो इस चांस को मतलब खोना नहीं चाहता था, कि क्योंकि उसको पता था कि यही उसका शुरुआत है, इसी से वो राज कर सकता है। बाबर ब्राउट पंजाब अंडर हिज कंट्रोल। उसके बाद वो विद इन 3 वीक्स ऑफ क्रॉसिंग द इंदस, 3 सप्ताह में वो इंदस नदी पार कर गया और पंजाब को अपने कंट्रोल में कर लिया। देन ही मार्च टुवर्ड दिल्ली एंड मीट इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 सी। उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ और वहाँ पे वो उनका इब्राहिम लोधी से सामना हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। उसके बाद बाबर क्या किया, इब्राहिम लोधी को हरा के मुगल एम्पायर का स्थापना किया। इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर इन इंडिया, बाबर हैड टू सबड्यू द राजपूत अंडर राणा संगा ऑफ मवार। दे हैड फॉर्म्ड ए फॉर्मिडेबल अलायंस अगेंस्ट हिम। तो इंडिया में एम्पायर खड़ा करने के लिए उसको राजपूत के साथ हाथ मिलाना पड़ा। अंडर राणा संगा ऑफ मेवार दे फॉर्म्ड ए फॉर्मिडेबल अलायंस अगेंस्ट हिम। और उसके बाद वो लोग एक अलायंस में हाथ मिलाया। द 2 आर्मीज मीट एंड खानवा इन 1526। इसके बाद उन लोगों दोनों आर्मी, भारत और राजपूत का आर्मी और बाबर का आर्मी जो था वो खानवा 1500 सी में मिले।
वेयर बाबर स्कोर्ड ए डिसिसिव विक्ट्री, और उसके बाद वहाँ पे युद्ध हुआ और उस युद्ध में बाबर जीत गए। बाबर ऑल्सो डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ मालवा, इसके अलावा वो मालवा के मेदिनी राय को भी हराया। इंश्योरिंग दैट द पावर ऑफ राजपूत वॉज फेटेड, उसके बाद धीरे धीरे राजपूत लोग का पावर धीरे धीरे कम होने लगा। ही वॉज एबल टू सबड्यू द अफगान चिफ्टेंस विद इन 4 ईयर। बाबर कॉन्सोलिडेटेड हिज पोजिशन इन इंडिया। अफगान के कुछ चिफ्टेंस को लोग वो भी वो हराया और 4 साल के अंदर वो अपना पोजीशन स्थापित कर लिया भारत में। बट बिफोर ही कुड सेटल इन टू हिज रोल एज द मोनार्क ही डाइड इन 1530। मोनार्क का पोजीशन जैसे उसको मिलने वाला था उससे पहले ही 1530 में वो उसका मृत्यु हो गया। बाबर वॉज अ ग्रेट लीडर, ए गुड जनरल एंड ए ब्रेव वॉरियर। बहुत ही महान नेता था, तो बहुत ही सेना नायक, मतलब जनरल भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लड़ाकू भी था। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर भी था, वो पोइट और लिटरेचर लवर था। ही वॉज वेरी लर्न इन पर्शियन एंड अरेबिक, वो पर्शियन और अरेबिक भाषा में बहुत सारे चीज़ पढ़े थे। हिज ऑटोग्राफी वॉज बाबरनामा विच ही रोट इन तुर्किश हिज मदर टंग, वो अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था बाबरनामा, जिसको वो उसकी मातृभाषा जो तुर्किश भाषा में वो लिखा था। इट टेल्स अस अबाउट हिज लाइफ एंड हिज फीलिंग अबाउट इंडिया, इसमें वो अपने जीवन के बारे में, अपने फीलिंग के बारे में, इंडिया में जो जो वो किया उस सब के बारे में वो लिखा है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोरा फोना जोग्राफी एंड पीपल ऑफ द इंडिया। इसके अलावा भारत में फ्लोरा फोना मतलब पशु पक्षी जानवर ज़मीन लोग ये सब चीज़ों के बारे में भी वो बताया। इसके बाद आपका हुमायूं आपका 1530 से 1540 और 1555 से 1556, मतलब बाबर्स एल्डेस्ट सन हुमायूं बिकेम द किंग आफ्टर हिज डेथ। बाबर के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं जो था वहाँ का किंग बना। बट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर ही गेव ईच ऑफ हिज ब्रदर ए प्रोविंस, और उसके बाद किंग तो वो बन गया, लेकिन उसके हिसाब से अपने मतलब उसको भाइयों को भी उसको हिस्सा देना पड़ा। हुमायूं सक्सीडेड इन कनकरिंग द प्रोविंस ऑफ गुजरात एंड मालवा, उसके बाद वो गुजरात और मालवा को अपना कैप्चर में किया। बट ही वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी एट चौसा इन 1539 एंड कनौज इन 1540, लेकिन वो शेर शाह सूरी से 2 बार हार गया। आफ्टर दिस डिफीट द मुगल एम्पायर इन इंडिया टेम्पोरली इंडेड, उसके बाद क्या हुआ, मुगल एम्पायर पूरी तरह से इंड हो गया, ख़त्म हो गया। हुमायूं हैड टू स्पेंड नियरली 15 ईयर्स इन एक्साइल इन पर्शिया, उसके बाद वो 15 साल के लिए पर्शिया के लिए मतलब वो गायब हो गया, चल गया, पर्शिया चल गया। शेर शाह सक्सेसर वेयर वीक एंड इनसफिशिएंट, हुमायूं सो दिस एज हिज अपॉर्चुनिटी टू रिगेन द थ्रोन इन इंडिया। शेर शाह सूरी का जो सक्सेसर था उसके बाद जो उसके बाद में जो शासन काल में खड़े हुए थे, उसके जो शासन में थे वे उतने सक्सेसर नहीं थे, कमज़ोर और इनसफिशिएंट थे, तो हुमायूं फिर से दिल्ली में कब्जा करना चाह रहा था। मोरेवर इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद किंग ऑफ पर्शिया, उसके बाद वो किंग पर्शिया के किंग के मदद से 1955 में फिर से वो दिल्ली और आगरा को रिकैप्चर किया। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर ही डाइड एज ही रिजल्ट ऑफ द फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स इन हिज बिल्डिंग, उसके बाद उसके एक साल बाद ही उसका मृत्यु हो गया। माना जाता है कि वो सीढ़ियों से गिर के उसका मौत हो गया। हुमायूं वाज एन एबल सोल्जर बट ए पुअर जनरल, वो सोल्जर बहुत अच्छा था लेकिन जनरल उतना अच्छा नहीं था। ही लैक्ड इन पॉलिटिकल विजडम, उसको पॉलिटिकल विजडम में कमी था, एंड मिलिट्री फोरसाइट ऑल्सो ही सफर्ड फ्रॉम इनडिसीजन, और उसका निर्णय जो था वो कभी भी सक्सेस नहीं हुआ था। नेक्स्ट है अकबर द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं, अकबर जो था वो हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा था। वॉज बॉर्न इन 1542 में उसका जन्म हुआ था। इन अमरकोट व्हेन हुमायूं वाज इन एक्साइल, जब वो अमरकोट में जब वो बाबर का जन्म उस समय हुआ था जब वो मतलब गायब था उस समय। अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, उसको एनिमल से बहुत लगाव था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन हंटिंग राइडिंग एंड स्वॉर्ड प्ले, इसके अलावा उसको शिकार करना घुड़सवारी करना और तलवारबाजी करना भी बहुत अच्छा पसंद था उसको। हावर ही नेवर लर्न टू राइट रीड एंड राइट, लेकिन वो कभी पढ़ा और लिखा नहीं। अकबर सक्सीडेड हिज फादर एज ए मुगल एम्पायर इन 1556, अकबर उसके पिताजी का उसका शासनकाल उसको 1556 ईस्वी में मिला।
He was only 13 years old at that time and was under the guidance of his regent बैरम खान. और जब वो उसको राजगद्दी में वो संभाला उस समय मात्र उसका 13 साल का उम्र था, लेकिन उसका एक गाइडेंस था बैरम खान. During the initial years under the regency, Akbar had to face threats from a descendant of Sher Shah Suri and Hemu who captured Delhi in 1556. उसके बाद उसको मतलब इतना कम वर्ष के कारण उसको बहुत सारा समस्या हुई. शेर शाह सूरी से उसको लड़ना पड़ा और उसके बाद वो लोग दिल्ली को फिर से शेर शाह सूरी कैप्चर कर लिया. अकबर फोर्सेस मीट हिम टू सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड डिफीटेड हिम रिमूविंग द थ्रेट ऑफ अकबर्स थ्रोन. उसके बाद वो फिर से वो लोग अकबर हमेशा अपना जो शासन को फिर से वापस करना चाह रहा था. बिटवीन 1550 एंड 16 बैरम खान मैनेज द अफेयर्स ऑफ द किंगडम ऑन द अकबर बिहाफ. उसके बाद अकबर के बिहाफ में वो बैराम खान ने उस सब चीज़ को मैनेज किया. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कनकर्ड द एनेक्स ग्वालियर जौनपुर एंड राजपूताना. उसके बाद उसको धीरे धीरे ग्वालियर जौनपुर राजपूताना को अपने कैप्चर में किया. बाय 1560 अकबर टू कंप्लीट चार्ज ऑफ द स्टेट हिमसेल्फ. उसके बाद 1560 में वो खुद को अपने आप को पूरा चार्ज मतलब वो सारी चीज़ का जिम्मेवारी वो खुद ले लिया. ये assumed ऑब्सोलेट पावर एंड अथॉरिटी एंड शिफ्टेड द कैपिटल टू आगरा. वो अपना पावर दिखाते हुए आगरा को कैपिटल बनाया. द मेन हिस्टोरिकल सोर्स रिगार्डिंग द मुगल एरिया द अकबर्स रेन इन पार्टिकुलर. अकबर शासनकाल में बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्स हम लोग को मिलते हैं. अबुल फाजी के जैसे अबुल फाजी लिखे हैं अकबरनामा, द ऑफिशियल अकाउंट्स ऑफ अकबर रेन इन 3 वॉल्यूम्स में वो बुक लिखे हैं अकबरनामा अकबर के बारे में. The first volume deals with Akbar ancestry and the second deals with event during Akbar's reign. मतलब अकबर पहला में अकबर के पहले के जीवन के बारे में लिखा है, उसके बाद किंग होने के बाद, और थर्ड में अब एने के बारे में लिखा है जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसका बताया गया है. अकबर पॉलिसीज एंड हिज विजन बडोनिस मुंताकबुल त्वारिक हैज़ अ मोर क्रिटिकल व्यू अकबर रेन. उसके बाद एक कॉन्केस्ट. Akbar began by extending his control toward Malwa, Narmada Valley and northern regions of present Madhya Pradesh, Jaunpur, Gujarat, Bengal, Ajmer, Ranthambore, Jodhpur, Bikaner and Jaisalmer. ये सब एरिया को अकबर अपने राज्य में शामिल किया, अपना जो साम्राज्य को बढ़ाया. इन 1572 अकबर ऑक्युपाई अहमदाबाद एंड सूरत. उसके बाद 1572 में अकबर जो अहमदाबाद और सूरत को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया. The conquest of Gujarat paved way to Mughal to gain control over maritime trade and commerce. उसके बाद वो समुद्री ट्रेड कॉमर्स में मतलब व्यापार में वो लोग ध्यान दिया. द डिफीट ऑफ अफगान रूलर दाऊद खान इन 1706 इन द बैटल ऑफ राजमहल ब्रॉट बंगाल अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर. 1576 में दाऊद खान का बैटल में हारने के बाद वो भी बंगाल भी पूरा मुगल एम्पायर के अंडर में आ गया. इन द डेक्कन अहमदानगर खांडेस एंड बेरार वर ऑक्युपाइड इन 1601. उसके बाद अहमदानगर खानदेश और बेरार जो था वो भी 1600 से 1601 के बीच वो अपने मुगल साम्राज्य में वो अपना मिला लिया. द मुगल एम्पायर अंडर अकबर एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू द गोदावरी इन द साउथ एंड हिंदू कुश माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड रिवर ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट. तो माना जाता है कि मुगल एम्पायर बहुत ही बड़ा था. मुगल एम्पायर जो था वो नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ के गोदावरी तक और नॉर्थ वेस्ट के हिंदकुश माउंटेन से लेके ईस्ट के ब्रह्मपुत्र तक, इतना वो उसका शासनकाल था, साम्राज्य था. अब रिलेशनशिप विद राजपूत. अकबर वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द ब्रेवरी, चावलरी एंड कॉरेज ऑफ द राजपूत. अकबर जो था अकबर का मतलब बहादुरी, मतलब घुड़सवारी और साहस जो था राजपूत लोग को बहुत ही इम्प्रेस्ड किया. ही रियलाइज दैट द सपोर्ट ऑफ राजपूत वर नेसेसरी टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर. वो भी रियलाइज़ किया कि राजपूत की मदद से ही हम अपना साम्राज्य को और भी अच्छा कर सकते हैं. हिज रिलेशन विद मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग वर फ्रेंडली एंड कॉर्डियल. उसका जो बहुत सारे राजपूत किंग के साथ दोस्ती हो गया. रिस्पेक्टेड देम एंड ट्रीटेड देम इक्वल दस विनिंग देयर. और वो लोग सम्मान करने लगे और बराबर का सम्मान देने लगे. स्ट्रेंथ हिज रिलेशनशिप विद द राजपूत थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस. उसके बाद वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस से राजपूत लोग से एक बंधन में रिलेशनशिप में आ गए. अकबर मैरिड द डॉटर ऑफ राजा भरमलाल
द रूलर ऑफ अम्बेर। उसके बाद राजा जो अकबर जो थे वो राजा भरमलाल की बेटी से विवाह किया। भरमलाल वॉज मेड ए नोबल ऑफ हाई रैंक इन हिज सन भागवत दास एंड ग्रैंडसन मैन सिंह ऑल्सो अटेंड हाई रैंक्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद वो अपना शासन उस एरिया को भी अपना शासन में ले लिया और अपने मतलब उनके जो भरमलाल उसके बेटे ग्रैंडसन वो सबको उस एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग रैंक्स दिए। अकबर ऑल्सो मैरिड अदर राजपूत प्रिंसेस। उसके अलावा वो फिर दूसरी राजपूत प्रिंसेस से विवाह किए। ही ट्रीटेड देयर रिलेटिव विद रिस्पेक्ट एंड गेव द राजपूत प्रिंसेस हाई पोजीशन इन द नोबिलिटी। उसके बाद वो अपने दरबार में राजपूत लोग को हाई पोजीशन में रखा। अकबर डिड नॉट एनेक्स द किंगडम ऑफ हिज दोज राजपूत हु वर एक्सेप्टेड हिम ओवर लॉर्ड एंड पेड देम रेगुलर ट्रिब्यूट्स। द राजपूत रूलर्स ऑल्सो रियलाइज्ड दैट इफ दे एक्सेप्टेड अकबर फ्रेंडशिप ही वुड नॉट अटैक देम। राजपूत लोग का मानना था, राजपूत लोग एक तरह से मजबूरी से भी उसके साथ हाथ मिलाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उसका दोस्ती का हाथ अगर हमने मिलाए तो फिर उसको हम लोग को युद्ध में सामना करना पड़ेगा। ही वुड नॉट अटैक देम, और अगर वो उससे फ्रेंडशिप हो जाएगा तो फिर वो उससे अटैक नहीं करेगा। हाउएवर सम राजपूत स्टेट्स लाइक रणथंबोर एंड जोधपुर रिफ्यूज टू सबमिट टू हिम। लेकिन कुछ कुछ राजपूत ऐसे भी किंग थे जो उसका प्रस्ताव को नहीं माने। सो ही अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड हिम। उसके बाद जिसके कारण उन लोग को उससे युद्ध करके हारना पड़ा। द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन कम फ्रॉम राणा प्रताप सिंह सन ऑफ उदय सिंह ऑफ मेवाड़। सबसे बड़ा युद्ध जो है अकबर का हुआ था वो आपका राणा प्रताप सिंह उदय सिंह के मतलब मेवाड़ उदय सिंह के बेटे प्रताप सिंह से उसका युद्ध हुआ था। ही मेड द मुगल फोर्सेस एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1556। हल्दी घाटी के लड़ाई में 1556 में उसका सामना हुआ था। द राणा फोर्सेस वर डिफीटेड बट ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट अकबर सुप्रीमेसी। राणा का जो फोर्स था, राणा का फोर्स, राणा प्रताप सिंह का जो फोर्स था वो हार गए थे, लेकिन वो लोग उसका गुलामी करने या उसका दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाए। ही टुक शेल्टर इन द माउंटेन फॉरेस्ट फोर्ट्रेस एंड कंटिन्यू हिज स्ट्रगल अगेंस्ट अकबर टिल ही डिड इन 1597। और उसके बाद वो छुपते रहे जंगलों में, पहाड़ों में छुपते रहे और छुप के फिर जब तक अकबर नहीं मरा तब तक उसके साथ वो मतलब हमेशा युद्ध मतलब क्या बोलते उसको दोबारा आक्रमण करते रहे। अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। अकबर का रिलीजियस पॉलिसी क्या था? एन एनलाइटमेंट रूलर अकबर्स लिबरल अप्रोच टुवर्ड रिलीजन वाज गाइडेड बाय एन एंथुसियाज्म एंड यूनाइट द इंटरनेशन। वो धार्मिक चीज़ों को धार्मिक से हिसाब से वो पूरे नेशन को एक यूनाइट करना चाहता था। He combined the best feature of all the religion in grand synthesis known as Din Ilahi, which is an ethnic code conduct that laid emphasis on moral value of good conduct, piety and compassion। वो एक बेस्ट फीचर मतलब एक बेस्ट धर्म था आपका, वो सबके लागू करना चाहता था दीन इलाही नाम का, जिससे सब कोई खुश रहे, सबको मतलब खुशी से इस धर्म को अपनाएं। इस तरह का वो एक कोड कंडक्ट करना चाहते थे। इट वॉज व्यू ए रिलीजियस कम आइडियोलॉजिकल पाथ बेस्ड ऑन रीजन रेदर देन ट्रेडिशन ऑन सर्टेन कम्युनिटीज फाउंड इन ऑल रिलीजन, जिसमें सभी धर्म के लोग उसमें मान सकते थे, उसको अपना सकते थे। इट बिलीवर वेर मोर देन ए फैटर्निटी एंड इट इज मेन कंसर्न वे सोशो पॉलिटिकल रेदर देन ओवरलिटी रिलीजियस, जिससे धार्मिक सुधार हो और वो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। अकबर बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ फुली कूल विच मीन्स यूनिवर्सल पीस और पीस विथ ऑल। वो फुली कूल को मानता था, उनका मानना था कि वो चाहता था कि शांति ही शांति हो, फुली कूल का मतलब। ही अबॉलिश्ड मैनी टैक्सेस दैट वेर अर्लियर इम्पोज्ड एंड नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट। वो बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग प्रेशनर ऑफ वाट टू इस्लाम वाज स्टॉप। जबरदस्ती मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म अपनाना वाला का जो पहले नियम था उसको वो हटा दिया। मैनी इंटेलेक्चुअल एंड एबल हिंदूज वर इंडक्टेड इनटू ए नोबिलिटी। उसके बाद बहुत सारे हिंदू को भी लोग सम्मान दिए। इन हिज ईगरनेस टू लर्न अबाउट डिफरेंट रिलीजियस अकबर बिल्ड ए हॉल ऑफ प्रेयर एट ए फतेहपुर सिकरी नॉन एज द इबादत खाना। उसके बाद वो फतेहपुर सिकरी में एक प्रेयर हॉल बनाया जिसका नाम इबादत खाना रखा गया। एट दिस प्लेस ही इन्वाइटेड सेलेक्टेड मिस्टिक इंटेलेक्चुअल एंड थियोलॉजियंस एंड हेल्ड डिस्कशन ऑन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल थीम, जिसमें वो अलग अलग धर्म के लोगों को महान जो ज्ञानी होते थे उनको बुलाते थे और उसके बारे में टॉपिक पे वो डिस्कस करते थे। हाउएवर द इम्पोर्टेंस ऑफ अकबर्स न्यू रिलीजन फेल टू डिक्लाइन आफ्टर हिज डेथ। लेकिन उसके मृत्यु के बाद ये सारा चीज़ खत्म हो गया। अकबर रेन इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। अकबर का शासन काल जो था उसको मतलब गोल्डन स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट आपका जहांगीर। आफ्टर अकबर्स डेथ हिज सन प्रिंस सलीम असेंटेड एज द थ्रोन ऑफ जहांगीर। अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा सलीम जो था उसको जहांगीर का पद मतलब वहाँ का वो मतलब किंग बना। ई कंटिन्यू अकबर लिबरल एंड सेकुलर पॉलिसीज, वो उसके पॉलिसीज को लागू किया। मिलिट्री कैंपेन। Military campaign. Jahangir inherited a large empire. He consolidated further. He first crushed the rebellion of his son Prince Khusro. नेक्स्ट ही स्ट्रेंथ मुगल कंट्रोल ओवर द अवध एंड बंगाल। तो धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य को भी बढ़ा रहा था। वो राणा प्रताप सिंह मेवाड़ को हराया। वो धीरे धीरे और मतलब मुगल्स लॉयल मुगल्स मतलब वो जहांगीर कनकट कंगरा। जहांगीर ऑल्सो ट्राई टू एक्सपेंड द मुगल इन्फ्लुएंस इन द डेक्कन। जहांगीर फिर से उसको मतलब डेक्कन में अपना साम्राज्य को कैप्चर करना चाहता था। ही कैप्चर द अहमदनगर फोर्ट। वो अहमदनगर फोर्ट को कैप्चर किया। Malik Ambar, the military command of the Ahmednagar, did not allow the Mughals to conquer territory in the Deccan. So मालिक अंबर जो था वो अहमदनगर का मिलिट्री कमांडर जो था वो नहीं चाहता था कि वो लोग कैप्चर करें। द नॉर्थ वेस्ट जहांगीर लॉस्ट खंडहार टू द पर्शियन। और नॉर्थ में क्या हुआ, जहांगीर का खंडहार राज्य जो था उसको पर्शियन लोगों ने युद्ध से छीन लिया। दिस वॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ द मेजर रूट बिटवीन ट्रॉट इंडिया एंड वेस्ट एशिया पास थ्रू खंडहार। और इससे उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि इंडिया और वेस्ट एशिया का वो रूट था व्यापार का। उसके बाद इंग्लिश ट्रेडर। ड्यूरिंग जहांगीर रेन मैनी ट्रेडर्स फ्रॉम इंग्लैंड केम टू इंडिया टू ऑब्टेन ट्रेड कंसेशन। जहांगीर के समय काल में बहुत सारे मतलब अंग्रेज लोग भारत में आए व्यापार के बारे में चर्चा करने के लिए। इन 1612 द इंग्लिश सेटअप ए ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत। उसके बाद इंग्लिश लोग सूरत में ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश किए। सर थॉमस रो द एम्बेसडर ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड विजिटेड द मुगल कोर्ट इन 1655। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो जो था वो इंग्लैंड का एम्बेसडर था। वो उस समय भारत में जहांगीर से मिलने आए। जहांगीर ग्रांटेड हिम मैनी ट्रेडिंग राइट्स एंड कंसेशन। और जहांगीर ही मतलब अंग्रेजों को व्यापार करने का अनुमति भारत में दिया। उसके बाद नूरजहाँ वाफ जहांगीर वाइफ। नूरजहाँ जो थी वह जहांगीर की वाइफ थी। रियल नेम ऑफ मेहरुनिसा। उसका ओरिजिनल नाम मेहरुनिसा था। बट जहांगीर कॉल्ड हर नूरजहाँ और द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उसको नूरजहाँ कहती थी जिसका मतलब लाइट ऑफ द वर्ल्ड होता है। नूरजहाँ वॉज एन इंटेलिजेंट कैपेबल एंड एम्बिटियस लेडी ऑफ जहांगीर टू कवर एडवाइस ऑन पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। नूरजहाँ जो थी वो बहुत ही इंटेलिजेंट और कैपेबल लेडी थी। जहांगीर उससे पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में उसका भी मतलब एडवाइस लेता था। सिंस जहांगीर वॉज इंक्लाइन टू ए लाइफ टू इजी एंड लग्जरी, नूरजहाँ टुक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कोर्ट एंड शी बिकेम द को-रेजेंट। तो इतने बड़े मतलब साम्राज्य में होने के बाद बड़े पद में होने के कारण जहांगीर भी कभी कभी दरबार में आके डिसीजन लेती थी। हाउएवर हर राइज टू पावर डिवाइडेड इनटू कोर्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप। उसका पावर जो था वो अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ। दोस हु वेर फेवर ऑन हर, दोस हु वेर अगेंस्ट हर। जो उनके अच्छे मतलब साथ थे और जो उनके खिलाफ थे। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड राइवलरी अमंग द नॉवल। जिसके क्या हुआ नॉवल्स लोग के बीच में मतलब कि झगड़ा टाइप का होने लगा। विच डैमेज द मुगल एम्पायर। जिसके कारण मुगल एम्पायर समाप्त होने लगा। लेटर जहांगीर फेलिंग हेल्थ लेड टू ओपन स्ट्रगल ऑफ पावर बिटवीन हिज ओन सन शाहजहाँ एंड नूरजहाँ। The number of nobles revolted against नूरजहाँ। जहांगीर died in 1600 and was buried at Lahore। और इसके बाद जब जहांगीर अब मतलब मृत्यु के कगार पे था, मरने के कगार में था, तब उसको पास एक सबसे बड़ा चुनौती था कि वो अपना साम्राज्य किसके हाथ में देगा, अपने बेटे के हाथ में या अपने बीवी के हाथ में। द नंबर ऑफ नॉवल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट नूरजहाँ। तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि नहीं, नूरजहाँ को नहीं मिलना चाहिए, उसके बेटे को ही उसका मतलब ये मिलना चाहिए। जहांगीर डाइड इन 1627 एंड वाज बेरिड एट लाहौर। उसके बाद 1627 में उसका मृत्यु हो गया और उसको दफना दिया गया। By Jahangir the king. जहांगीर प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू द मुगल एम्पायर। ही कंटिन्यू विद द सेकुलर पॉलिसी ऑफ अकबर। वो अपने पिताजी अकबर के ही पॉलिसीज को मेंटेन किया। वो राजपूत के साथ भी वो रिलेशनशिप अच्छा रखा। राजपूत फैमिली में वो भी विवाह किया और
अवार्डेड हाई पोस्ट एंड राजपूत से, मतलब राजपूत के जो चीफ थे उन लोग को अपने दरबार में बड़े बड़े पद दी। लाइक अकबर जहांगीर वाज ए पीपुल्स रूलर्स, ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट, लुक आफ्टर देयर वेलफेयर, फोर्स टेल अस द इंस्टॉल्ड चेन ऑफ जस्टिस आउटसाइड द प्लेस। अकबर के जैसे ही वो भी बहुत ही मतलब लोगों को, अपने प्रजा को बहुत ही देखभाल करते थे। वो अपने मतलब राजमहल के बाहर एक चेन ऑफ जस्टिस लगा दिए गए थे। हुएवर हैड कंप्लेंट अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिशियल कुड रिंग द बेल एंड स्पीक डायरेक्टली टू द, मतलब किसी भी आम जनता को कुछ भी अगर समस्या होता था तो वो आके उस रिंग को बजाता था और जाके डायरेक्ट एम्पायर से बात कर सकता था। जहांगीर वॉज अ वेल रीड मैन, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लिटरेचर और पेंटिंग, वो बहुत ही पढ़ने का इच्छुक था, वो बहुत ही कुछ पढ़ते थे। वो इसके अलावा वो लिटरेचर पेंटिंग में भी बड़ी ध्यान देते थे। मुगल पेंटिंग अटेंड परफेक्शन ड्यूरिंग द रेन, और मुगल पेंटिंग जो था उस समय बहुत ही इसके बाद है शाहजहाँ। आफ्टर जहांगीर डेथ देयर वाज अ वार ऑफ सक्सेशन अमंग सन, जहांगीर की मृत्यु के बाद उसके उनके बेटों के बीच युद्ध होने लगा। प्रिंस खुर्रम डिफीटेड हिज ब्रदर एंड बिकेम किंग, तो उसमें उसके बेटे में खुर्रम जो था वो अपने भाइयों को हरा के वो किंग बन गया। ही केम टू नोन एज शाहजहाँ मीनिंग रूलर ऑफ ऑल, उसके बाद वो उसका नाम शाहजहाँ रख गया, मतलब रूलिंग ऑफ द वर्ल्ड, रूलर ऑफ द वर्ल्ड। He also took military conquest to extend his empire, military conquest बनाया, अपने empire को बढ़ाया। He killed the chief बुंदेलखंड, controlled the Portuguese in Bengal and annexed अहमदनगर, वो बुंदेलखंड के चीफ को मार दिया, पोर्तुगीज को कंट्रोल में कर दिया और अहमदनगर को अपने अंडर में कर दिया। He also sent army to खंडार अंडर his son औरंगजेब, उसके बेटा औरंगजेब के साथ वो खंडार में अपने आर्मी को भेजा। Then attempt failed, लेकिन वो फेल्ड हो गया। इस पीरियड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल, उसका समय काल को भी गोल्डन एज द मुगल एम्पायर कहते हैं। इन 1612 शाहजहाँ मैरिड मुमताज महल। आफ्टर द डेथ ऑफ ताज महल द एम्पायर ऑर्डर द कंस्ट्रक्टेड ऑफ मौसोलियम। इसके बाद 1612 में शाहजहाँ क्या किए, मुमताज महल से शादी किए और मुमताज महल के मृत्यु के बाद वो एक महल बनाने के लिए कहा, और द वर्ल्ड फेमस ताजमहल हम जो जानते हैं वो शाहजहाँ की वाइफ मुमताज महल के नाम से ही बनाया गया था, जिसको हम अभी भी देख सकते हैं। When शाहजहाँ फेल इल द वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट अमंग देयर हिज 4 सन्स दारा शिकोह, शाहुजा, मुराद एंड औरंगजेब। इसके बाद जब शाहजहाँ बीमार पड़े तब उसके 4 बेटों के बीच में युद्ध होने लगा, मतलब लड़ाई होने लगा, मतलब साम्राज्य के लिए। Among these औरंगजेब emerged victorious and assumed the title आलमगीर, और उस 4 भाइयों में से औरंगजेब युद्ध में जीता और वो उसके बाद आलमगीर मतलब नेक्स्ट वो किंग बना। तो औरंगजेब द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर, औरंगजेब तो जो था वो लास्ट मुगल एम्पायर था, राजा था मुगल एम्पायर में। रूल्ड फॉर 50 ईयर्स, वो 40 साल तक शासन की 50 साल तक 50 ईयर्स तक शासन किया। अंडर हिम द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स लार्जेस्ट एक्सटेंट, इसके शासनकाल में वो बहुत दूर तक मतलब गए मुगल एम्पायर। तो ही वॉज कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, his rule was made to revolt the nobles through the kingdom. Aurangzeb had to deal with the rebellions of जाट्स, द सिख्स अंडर गुरु गोविंद सिंह, मराठास अंडर शिवाजी। और इसमें भारत के जाट्स लोग से, सिख लोग से, मराठास लोग से, जो शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के अंडर में सेना थे उनसे भी लड़ना पड़ा। ही ऑल्सो कंडक्टेड अ लॉन्ग कैंपेन टू कनकर द डेक्कन, डेक्कन में वो डेक्कन को अपनाने के लिए वो बहुत ही लंबा कैंपेन भी चलाया। द रॉयल ट्रेजरी वाज डिप्लेटेड ड्यू टू द कॉन्स्टेंट ऑफ, इतने युद्ध में उसका खजाना भी खाली हो गया। औरंगजेब डिड नॉट कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस of his predecessor, rather his reign noted for strict law forbidding the celebrating of festival, dancing and singing. Muhammad Kazim, Nashuka, Ishwar Das, Alamgir are made latest years of period. The death of Aurangzeb was beginning of the end of the Mughal, उसके बाद उसका मृत्यु हो गया। उसका बहुत सारा पॉलिसी था, उसके शासनकाल में फेस्टिवल्स, डांसिंग, सिंगिंग्स वगैरह होता था। उसके बाद उसका जब मृत्यु हुआ तो माना जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही उसका मुगल साम्राज्य की समाप्ति हो गया। दे डिवाइड द एम्पायर इन बिकेम इंडिफेंसिबल, जिससे उसका साम्राज्य बट गया और वो बहुत ही छोटा होकर ख़त्म हो गया। अब पढ़ेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन।
मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ए मिक्स ऑफ द पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो पर्शियन और इंडियन स्टाइल का मिक्सिंग था। इट वॉज सेंट्रलाइज्ड एंड वॉज बेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ द किंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी, जिसमें किंग आर्मी होता था। द पीपुल हैड द टेंडेंसी टू कंसिडरिंग द किंग एज ए गॉड। जनता को राजा को भगवान के जैसा मानना पड़ता था। ही वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, वो सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर होता था। ही वॉज ऑल्सो असिस्टेड बाय अदर ऑफिशियल, इसके अलावा उसके और भी ऑफिशियल्स मतलब और भी लोग रहते थे। द किंग गेव स्पेशल केयर टू द कॉमन मैन, किंग जो थे वो आम आदमी को अच्छा देखभाल करते थे। दे वर हियर्ड इन द दीवानी आलम एंड दीवानी खास, दीवानी आलम एंड दीवानी खास में उसके बारे में हम सुन सकते हैं। द हॉल वेयर द अदर गेस्ट वर रिसीव्ड, एक ऐसा हॉल था जहाँ पे बहुत सारे गेस्ट को बुलाया जाता था। द ऑफिसर हु हेल्प्ड हिम इन एडमिनिस्ट्रेशन वेयर, और उनके जो ऑफिसर वगैरह थे वो था आपका वाजिर और वकील, जो इनकम एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कलेक्शन फाइनेंशियल इशू को देखभाल करते थे। मीर बख्शी जो थे वो आर्मी के मिलिट्री रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे। चीफ फादर और चीफ खाजी जो थे वो चैरिटीज़, रिलीजियस अफेयर, एजुकेशन ये सब पे ध्यान देते थे। दारोगाई डाक चौकी जो था वो पोस्ट सबको केयर करते थे। अब दीवानी अतैन जो था वो मैटर्स रिलेटिंग टू जागीर से रिलेटेड मैटर्स को वो देखते थे। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू सूबास और प्रोविंसेस विच वर प्लेस्ड अंडर द चार्जेस ऑफ सूबेदार। पूरा साम्राज्य जो था वो बटा हुआ था, सूबास और प्रोविंसेस में बटा हुआ था, और हर प्रोविंसेस में या हर सूबास में एक एक सूबेदार रहता था। द सूबास वेर डिवाइडेड इंटू सरकार, उसके बाद उस सूबा जो था वो सरकार में बटा हुआ था, और उसके बाद उस सरकार जो था वो परगनास में बटा हुआ था, और परगनास के अंदर बहुत सारे विलेजेज होते थे, और उस विलेज को पंचायत के हाथों में सौंपा गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम। इन अरेबिक मनसब मीन्स रैंक और पोजीशन। अरेबिक भाषा में मनसब का मतलब होता है रैंक, लेकिन जो मतलब पद होता है। इट वॉज ग्रेडेड सिस्टम इन विच एवरी ऑफिसर वॉज गिवन एज मनसब एज कॉल्ड मनसबदार। ये ग्रेडिंग सिस्टम था जो ऑफिसर लोग को दिया जाता था। मनसबदारी फॉर्म इज रूलिंग ग्रुप इन मुगल एम्पायर। मनसबदारी जो था वो रूलिंग ग्रुप मतलब मुगल एम्पायर में रूलिंग ग्रुप के लिए ही बस था, जो शासन करते थे। दे मेंटेन ए फिक्स नंबर ऑफ एलिफेंट, कैमल्स एंड कार्ट, जो मेंटेन करते थे एलिफेंट्स, हाथी वगैरह, रथ वगैरह। दे वर पेड इन कैश वाइल अदर रिसीव जागीर, जिनको कैश दिया जाता था और बाकी को जागीर से दिया जाता था। दिस सिस्टम वॉज वन ऑफ द यूनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर। ये सिस्टम जो था सबसे यूनिक सिस्टम जो था अकबर इंट्रोड्यूस किया था। इन द एग्रीकल्चर सेक्शन इट वॉज राजा तोडरमल हु लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू सिस्टम। एग्रीकल्चर सिस्टम में जो राजा तोडरमल जो था वो रेवेन्यू सिस्टम को देखभाल करता था। द लैंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड वॉज कॉल्ड चालीसा। लैंड जो था ज़मीन वही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम था जिसको लोग चालीसा कहते थे। द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरी। लैंड को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, पोलज, परोती, छाछर और बांगड़। ऑफ द 4 द बांजर वॉज द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ लैंड। इस चारों में से बंजर जो था वो बंजर सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ ज़मीन मतलब लैंड था। बीघा वॉज द यूनिट ऑफ लैंड विच मेजर बाय स्मॉल स्टिक। बीघा जो था उस बीघा से मतलब एक स्टिक टाइप का था, उससे ज़मीन को उस समय नापा जाता था। द स्टेट शेयर वॉज 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस विच कुड बी पेड इन आइदर कैश और काइन। और पूरे राज्य का 1/3 जो था, 1/3 रेवेन्यू जो होता था, उस रेवेन्यू को राजा को कैश के तौर पे दिया जाता था। थैंक यू।